प्यारे बच्चों, आज हम व्याकरण के ऊपर चर्चा करेंगे। स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में रीति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के साथ बच्चों, इसे स्नातक तृतीय वर्ष में भी कई बार पूछा जाता है। इसलिए यह विषय स्नातक स्तर पर सभी कक्षाओं में महत्वपूर्ण है। आज हम व्याकरण का एक अंग रीति, इसके बाबत बात करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम ये जानें कि रीति शब्द का अभिप्राय क्या है। अगर हम इसके शब्दार्थ की बात करें तो रीति शब्द के कई अर्थ प्रचलन में हैं। जैसे पहला प्रणाली, दूसरा पद्धति, तीसरा मार्ग, चौथा पंथ, पांचवा शैली। इन सारे शब्दों के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी इस शब्द का एक पारिभाषिक शब्द हमें मिलता है, जिसमें इसे स्टाइल कहा जाता है। वास्तव में रीति, स्टाइल या शैली का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक रचनाकार का रचना करने का अपना अलग तरीका होता है। जैसे बच्चों, कृष्ण के ऊपर बहुत सारे कवियों ने काव्य लिखा। जैसे सूरदास ने लिखा है, मीरा ने लिखा है, नंददास ने लिखा है, रसखान ने लिखा है और हजारों कवियों के नाम हैं। परंतु हर कवि की अपनी अलग शैली है, अलग स्टाइल है। मीरा की अपनी अलग बात है, सूर की अपनी अलग बात है, रसखान की अपनी अलग बात है। तो ये जो पृथकता है, रचना करने का ये जो पृथक तरीका है, इसे ही रीति कहा जाता है। हमें इसकी परिभाषा को भी जान लेना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में सीधे सीधे हमें इसकी परिभाषा पर बात करनी होगी। तो काव्य में रीति का अभिप्राय एक प्रकार की विशिष्ट रचना से है। विशिष्ट का अभिप्राय गुण युक्त होने से है। अतः हम यूं कह सकते हैं कि जो रचना गुणों से युक्त है वही रीति है। इस प्रकार कोई भी रचनाकार अपनी रचना को जिस विशिष्ट स्वरूप में प्रस्तुत करता है, उसका वही विशिष्ट स्वरूप या शैली रीति कहलाती है। जैसे सूरदास कृष्ण के बारे में अपने तरीके से बात करते हैं, मीरा की अपनी अलग ही बात है, रसखान की अपनी अलग ही बात है। हर कवि की रीति अलग अलग है। जब संस्कृत साहित्यकारों ने, आलोचकों ने रीति की व्याख्या की तो उन्होंने गुण शब्द पर सबसे ज्यादा जोर दिया। उन्होंने ये माना कि जो रचना गुणों से युक्त है वही रीति है। और गुणों का अभिप्राय माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण से है। किसी भी रचना में यदि गुण हैं तो समझिए उसी रचना में जैसा गुण है वैसे ही उसमें रीति है। अब हम बात करें बच्चों तो रीति के भेद। वैसे इसके भेदों के बारे में अलग अलग काल में अलग अलग बात कही गई है, परंतु यदि हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो रीति के 3 भेद माने गए हैं। पहला भेद वैदर्भी रीति, दूसरा गौड़ी रीति जिसे गौड़ीय भी कहा जाता है, और तीसरा पांचाली रीति। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में 3 ही भेद हमें मान लेने चाहिए, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। इसकी स्वरूप पर हम चर्चा करें तो इसकी परिभाषा देते हुए कहा गया है, जिस रीति का हमें
रीति के जो तीनों भेदों के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, परंतु इस वीडियो में हम केवल वैदर्भी रीति की ही बात करेंगे। तो हम वैदर्भी रीति के स्वरूप की बात करें तो वैदर्भी रीति की जो परिभाषा है वह इस प्रकार है कि जिस रीति का संबंध माधुर्य गुण से है तथा जो समास रहित होती है एवं जिसमें कोमल भावनाओं को अभिव्यक्ति दी जाती है वह वैदर्भी रीति कहलाती है। यानी कि वैदर्भी रीति में तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो माधुर्य गुण, दूसरा समास की रहितता या अल्प समास होना, और तीसरा कोमल भावनाएं। ये तीनों बातें वैदर्भी रीति की परिभाषा में महत्वपूर्ण हैं। अब हम वैदर्भी रीति की विशेषताएं देखें एक एक करके। पहली विशेषता वैदर्भी रीति की यह है कि आचार्य दंडी ये मानते हैं कि वैदर्भी रीति समस्त गुणों से युक्त मानी जाती है। यानी वैदर्भी रीति में सभी गुण पाए जाते हैं। वैदर्भी रीति की जो दूसरी विशेषता है वो ये है कि यह रीति सुकुमार व कोमल गुणों से युक्त मानी जाती है। इसी कारण जो कोमल रस है जैसे श्रृंगार रस, करुण रस, उन रसों में वैदर्भी रीति को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। अथवा हम यूँ कह सकते हैं कि जहाँ पर श्रृंगार और करुण रस मिलेगा समझिए वही वैदर्भी रीति है। हमें साहित्य दर्पण की परिभाषा को भी जान लेना चाहिए। साहित्य दर्पण की परिभाषा में कहा गया है कि माधुर्य गुण की व्यंजना करने वाले गुणों से युक्त तथा समास रहित या अल्प समास युक्त रचना वैदर्भी है। यानी कि साहित्य दर्पण एक तो माधुर्य गुण को प्रमुखता देता है और दूसरा समास रहितता को। यानी कि बड़े बड़े जो सामासिक पद हैं वो वैदर्भी रीति में नहीं पाए जाते, अथवा यदि कभी मिलते भी हैं तो अल्प समास जो है वही वैदर्भी रीति में हमें नजर आते हैं। अगली बात वैदर्भी की यह है कि विदर्भ जो प्रदेश था प्राचीन काल में, उस इलाके में यह रीति प्रचलन में रही। इसलिए विदर्भ प्रदेश में प्रचलन होने के कारण इसका नाम वैदर्भी रीति पड़ा। एक और बात, जितनी भी रीतियां हैं उनमें वैदर्भी रीति को सर्वोत्तम माना गया है। जैसे पांचाली भी है और गौड़ी रीति भी है और वैदर्भी रीति भी है, परंतु तीनों रीतियों में यदि सर्वश्रेष्ठ रीति माना जाता है तो साहित्यकार और आलोचक वैदर्भी रीति को ही सर्वोच्च स्थान देते हैं। अब हम वैदर्भी रीति के उदाहरण की बात करें। बच्चों, जिस रचना में भी श्रृंगार रस मिले, करुण रस मिले या जिस रचना में सुकुमार पदों का प्रयोग हो तो वही रचना वैदर्भी रीति कहला सकती है। एक उदाहरण हम देखें। कवि कहते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कवि गुप्त की ये जो रचना है इसमें वैदर्भी रीति के गुण देखे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें माधुर्य गुण भी है और सामासिक पदों का अभाव भी है। इन दोनों गुणों के कारण इस रचना में वैदर्भी रीति को हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार वैदर्भी रीति सर्वश्रेष्ठ रीति मानी गई है। एक बार हम इस रीति के बाबत संक्षेप में बात करें तो रीति का शब्द प्रणाली, पद्धति, मार्ग, पंथ, शैली आदि और अंग्रेजी में से स्टाइल कहा जाता है। इसकी परिभाषा में इसे विशिष्ट गुणों से युक्त माना जाता है। इसके भेदों में तीन भेद माने गए हैं: वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति। इसकी परिभाषा जो दी गई है वो यह है कि जिस रीति का संबंध माधुर्य गुण से है तथा जो समास रहित होती है एवं जिसमें कोमल भावनाओं को अभिव्यक्ति दी जाती है वह वैदर्भी रीति कहलाती है।
इसकी विशेषताओं को भी हम देख सकते हैं एक एक करके। पहली, यह वैदर्भी रीति समस्त गुणों से युक्त मानी जाती है। दूसरी, यह रीति सुकुमार व कोमल गुणों से युक्त और होने के कारण श्रृंगार व करुण रसों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। साहित्य दर्पण की इसकी एक उपयुक्त परिभाषा है। विदर्भ देशों में प्रचलन होने के कारण इसे वैदर्भी कहा गया है और सभी रीतियों में उसे सर्वोत्तम रीति माना गया है। इस प्रकार वैदर्भी रीति व्याकरण में महत्वपूर्ण है। बच्चों, इस वीडियो में हमने रीति की परिभाषा, रीति के भेद और वैदर्भी रीति की बात कही। अगले वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।